Hello everyone, welcome. Now we will study the subject recent advances of DRT part सेकेंड। तो जैसा कि रिसेंट एडवांसेस में अपना टॉपिक चल रहा था मेमोग्राफी के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे। तो जैसा कि मेमोग्राफी ब्रेस्ट टिश्यू की रेडियोग्राफी होती है, सॉफ्ट टिश्यू की रेडियोग्राफी होती है। तो इसमें अपने दो पार्ट थे, एक था रिसेंट एडवांसेस का और एक था स्पेशल का। रिसेंट एडवांसेस का दैट मीन्स मशीन के बारे में और स्पेशल का दैट मीन्स कुछ व्यू के बारे में। तो रिसेंट एडवांसेस का जो पार्ट था दैट मीन्स मशीन के बारे में जो इक्विपमेंट्स थे वो हमने डिस्कस कर लिए थे। लास्ट लेक्चर में हमने स्पेशल रेडियोग्राफी का पार्ट डिस्कस किया था, दैट मीन्स एक व्यू डिस्कस किया था। यहाँ पे उसकी पोजीशनिंग प्रिपरेशन के बारे में हमने डिस्कस किया था। वीविंग कंडीशन की अगर बात की जाए तो इसमें 6 वीविंग कंडीशन थी, 5 से 6 वीविंग कंडीशन थी। बट हमारे जो सिलेबस में बात की जाए या फिर जो मेन जो सबसे ज़्यादा व्यू किए जाते हैं वो 2 ही व्यू हैं। एक तो है आपका सीसी क्रेनियोकोडल व्यू और दूसरा है मीडियोलैटरल ओब्लिक एमएलओ। तो जो फर्स्ट व्यू है सीसी व्यू क्रेनियोकोडल व्यू, उसके बारे में हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। आज हम मीडियोलैटरल व्यू दैट मीन्स मीडियोलैटरल ओब्लिक व्यू एमएलओ के बारे में डिस्कस करेंगे। एमएलओ के बारे में डिस्कस करने से पहले एक बार क्रेनियोकोडल व्यू का छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं। तो जैसा कि क्रेनियोकोडल 2 वर्ड है यहाँ पे, एक क्रेनियम और एक काउडल। काउडल फीट के लिए यूज़ किया जाता है, क्रेनियम अपना हेड के लिए। तो दैट मीन्स यहाँ पे रेडिएशन की डायरेक्शन क्या होगी, हेड टू फीट। तो जैसा कि अपन ने इसकी पोजीशनिंग के बारे में भी पढ़ा था, इमेजिंग कंडीशन भी देखी थी वहाँ पे कि किस तरीके से हम एक्सरे ट्यूब को ब्रेस्ट के ऊपर की साइड वर्टिकली अरेंज करते हैं और आपकी जो रेडिएशन बीम है वो क्रेनियम की साइड से होती हुई काउडियल की तरफ ट्रांसमिट करती हैं। नॉर्मल व्यू है, कोई एंगल नहीं देना होता अपने को, 90 डिग्री के एंगल पे रेडिएशन बीम अपनी ट्रांसमिट करती है। तो ये तो था आपका नॉर्मल सीसी व्यू। अब अपन बात करेंगे नेक्स्ट व्यू की, जिसका नाम है मीडियोलैटरल ओब्लिक। तो जिस तरीके से हमने क्रेनियोकोडल के अंदर या फिर क्रेनियोकोडल व्यू में वर्ड के थ्रू हमने पोजीशनिंग निकाली थी, यहाँ पे भी सेम अपन जो इसका हेडिंग है मीडियोलैटरल ओब्लिक, वहीं से इसकी पोजीशनिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि मीडियोलैटरल ओब्लिक व्यू की बात की जाए, सबसे पहली बात अगर अपन यहाँ पे करें तो ये ओब्लिक व्यू है, ठीक है। अब आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में नॉर्मल पोजीशनिंग पढ़ रखी है कि ओब्लिक व्यू दैट मीन्स 45 डिग्री का एंगल, ठीक है। अब वो चाहे आप ट्यूब में दो या फिर आप पेशेंट की बॉडी को 45 डिग्री पे रोटेट करो, बट रेडिएशन जो है वो 45 डिग्री के एंगल के ऊपर ट्रांसमिट होनी चाहिए। तो पहली पोजीशनिंग तो अपने को यहाँ पे पता चलती है कि अपने को 45 डिग्री का एंगल रखना है। दूसरा जो वर्ड है यहाँ पे मीडियोलैटरल, मीडियो यहाँ पे वर्ड है मीडियल लाइन से, ठीक है। मीडियल लाइन कौन सी होती है, पेशेंट की बॉडी को जो 2 पार्ट में डिवाइड करती है, दैट मीन्स जो मिड से होके गुजरती है। अगर अपन ऊपर से लेके अपनी हेड से लेके फीट तक की बात करें तो अपनी जो मीडियल लाइन होती है वो अपनी पास आउट होती है नोज़ के ऊपर से, स्टर्नम के ऊपर से, जो कि क्या कर रही है, बॉडी को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। तो वो लाइन कौन सी हो गई आपकी, मीडियल लाइन। और लैटरल दैट मीन्स जो बाहरी हिस्सा होता है, एंड वाला जो हिस्सा होता है दैट मीन्स बाहर का जो किनारे वाला हिस्सा, दैट मीन्स अपन बात कर सकते हैं एक्जिला की जो साइड है, ठीक है, वो आपकी कौन सी साइड होगी, लैटरल साइड हो गई। तो मीडियोलैटरल दैट मीन्स कि रेडिएशन कहाँ से कहाँ जाएगी, मीडियल साइड से लेटरल साइड में जाएगी। जैसा कि क्रेनियोकोडल में क्रेनियम से काउडियल की तरफ थी, उसी तरीके से मीडियोलैटरल में मीडियल से लेटरल साइड में। 2 चीज़ें अब मिक्सअप करते हैं दोनों को, रेडिएशन जाएगी मीडियल से लेटरल साइड में और व्यू कौन सा होगा, ओब्लिक व्यू, दैट मीन्स 45 डिग्री का एंगल यहाँ पे दिया जाएगा। पढ़ते हैं अब इसके बारे में।
It is an another view of breast imaging in which the radiation passes through the medial side to the lateral side in oblique breast orientation. That means कि ये breast imaging का एक दूसरा व्यू है जिसके अंदर रेडिएशन बॉडी की मीडियल साइड से लेटरल साइड की तरफ ट्रांसमिट होती है और ब्रेस्ट का ओरिएंटेशन दैट मीन्स हम ब्रेस्ट को किस तरीके से पोजीशन करते हैं ओब्लिक व्यू के अंदर हम उसे पोजीशन करते हैं. दिस व्यू इज इंडिकेटेड टू विजुअलाइज होल ऑफ पेक्टोरल मसल. दैट मीन्स ये व्यू क्यों किया जाता है, इसका इंडिकेशन क्या है, सारी की सारी पेक्टोरल मसल्स को देखने के लिए. चेस्ट के ऊपर जो अपनी मसल्स होती हैं दैट मीन्स ब्रेस्ट के नीचे की साइड में जो मसल्स होती है वो पेक्टोरल मसल्स होती हैं. तो यहाँ पे ये व्यू अपन पेक्टोरल मसल्स को देखने के लिए करते हैं. जो अपना सीसी व्यू था क्रेनियोकोडल व्यू उसके अंदर पेक्टोरल मसल बहुत कम दिखाई देती हैं, 30% के आसपास दिखाई देती हैं. बट मीडियो लैटरल ओब्लिक व्यू के अंदर पेक्टोरल मसल्स आपको अच्छे से और सारी दिखाई देती हैं, पूरी दिखाई देती हैं. इस वजह से हम मीडियो लैटरल ओब्लिक व्यू करते हैं. It is also indicated to visualize any mass lesion of lateral surface of the breast. That means कि ब्रेस्ट की अगर लेटरल सरफेस में कोई भी मास लीजन है तो उसको देखने के लिए भी हम ये व्यू करते हैं. एक बार दोबारा से देख लो इसके इंडिकेशन क्या है. पहला पेक्टोरल मसल को देखने के लिए और दूसरा लेटरल सरफेस में अगर कोई मास लीजन है तो उसको डायग्नोस करने के लिए हम मीडियो लैटरल ओब्लिक व्यू करते हैं. तो जैसे कि अब अगर अपन प्रिपरेशन की बात करें तो पेशेंट की प्रिपरेशन सेम होंगी जो कि सीसी व्यू के अंदर हमने की थी, क्रेनियोकोडल व्यू में पेशेंट प्रिपरेशन जो की थी. एक बार उनको पढ़ लेते हैं जिससे रिवीजन भी हो जाएगा और वो दोबारा से अच्छे से समझ में आ जाएंगी. टेल द पेशेंट टू रिमूव हर क्लोथ्स नियर अराउंड द ब्रेस्ट रीजन एंड एनी रेडियो ओपेक ऑब्जेक्ट नीड टू बी रिमूव. दैट मीन्स कि पेशेंट को आस्क करना है, पेशेंट को बोलना है कि वो अपने क्लोथ्स को रिमूव कर दे जो कि आपके ब्रेस्ट के चारों तरफ है. एंड एनी रेडियो ओपेक ऑब्जेक्ट नीड्स टू बी रिमूव. और ब्रेस्ट के एरिया में दैट मीन्स जहाँ आप इमेजिंग कर रहे हो, जिस बॉडी पार्ट की आप इमेजिंग कर रहे हो, अगर उस बॉडी पार्ट पे कोई भी रेडियो ओपेक ऑब्जेक्ट है तो उसको भी रिमूव कर दिया जाए. टेल द पेशेंट टू ऑल अबाउट द डायग्नोस्टिक प्रोसीजर एंड आल्सो नीड टू मेक हर कंफर्टेबल. दैट मीन्स कि पेशेंट को पूरे डायग्नोस्टिक प्रोसीजर के बारे में अच्छे से बताना है और उसे कंफर्टेबल फील कराना है. ठीक है, ये नहीं हो कि पेशेंट अनकंफर्टेबल फील कर रहा है जब आप डायग्नोस्टिक प्रोसीजर कर रहे हो. वी नीड टू टेल द पेशेंट अबाउट द कंप्रेशन एंड टेल हर टू लेट अस नो इफ़ इट इज़ मेकिंग हर डिस्कम्फर्ट. दैट मीन्स कि जैसा कि हम कंप्रेशन पैडल यूज़ करते हैं मेमोग्राफी में, तो प्रोसीजर से पहले पेशेंट को कंप्रेशन पैडल और ब्रेस्ट कंप्रेशन के बारे में बताना है और उसे यह भी बताना है कि जब ब्रेस्ट कंप्रेशन किया जाए तो जहाँ पे आपको दैट मीन्स जिस वक्त आपको डिस्कम्फर्ट फील हो वहाँ पे बता दें ताकि ब्रेस्ट कंप्रेशन को वहीं पे रोक दिया जाए. इफ़ देयर इज़ एब्सेस फिल्ड लीजन इज सिचुएटेड वी नीड टू क्लीन इट अप एंड आल्सो वियर ग्लव्स. दैट मीन्स कि अगर ब्रेस्ट में कहीं पे एब्सेस भरी हुई है तो पहले उसे साफ़ करेंगे और दैट मीन्स एसेप्टिक कंडीशन को ध्यान में रखते हुए ताकि कोई इन्फेक्शन ना हो, तो इस वजह से ग्लव्स पहन के उस एब्सेस को अच्छे से साफ़ किया जाए. इफ़ देयर इज़ एनी बैंडेज और ड्रेसिंग इज़ प्लेस्ड वी नीड टू रिमूव देम केयरफुली. और अगर कोई सर्जरी की हुई है या फिर किसी भी कंडीशन के कारण अगर ब्रेस्ट टिश्यू पे कोई भी बैंडेज या फिर ड्रेसिंग की हुई है तो उस बैंडेज और ड्रेसिंग को केयरफुली दैट मीन्स ध्यानपूर्वक रिमूव करें. तो ये कुछ पेशेंट प्रिपरेशन थी जो कि क्रेनियोकोडल व्यू जब अपन करते हैं तब भी ध्यान में रखनी होती है और जब अपन मीडियो लैटरल ओब्लिक व्यू करते हैं तब भी हमें ये ध्यान में रखनी होती है.
नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द प्रोसीजर। अब अपन बात करते हैं प्रोसीजर की। तो प्रोसीजर जैसे कि पोजीशनिंग की बात की जाए तो पोजीशनिंग आपको समझ में आ चुकी है। दो कंडीशन है यहाँ पे। मीडियो लेटरल, दैट मीन्स कि रेडिएशन मीडियल साइड से लेटरल की साइड में जाएगी, और दूसरी कंडीशन कि जो ब्रेस्ट का ओरिएंटेशन होगा वो कैसा होगा, ओब्लिक, दैट मीन्स 45 डिग्री के एंगल पे। फर्स्ट वी नीड टू अलाइन द एक्सरे ट्यूब आर्म tilting with 45 डिग्री एंगल एट द अपोजिट साइड ऑफ द ब्रेस्ट टू बी एग्जामिन्ड। दैट मीन्स कि जो ब्रेस्ट आपको एग्जामिन करना है उसके अपोजिट साइड में एक्सरे ट्यूब को 45 डिग्री एंगल पे टिल्ट करेंगे। बिकॉज यहाँ पे हम पेशेंट को तो 45 डिग्री के एंगल पे टिल्ट कर नहीं सकते, तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, एक्सरे ट्यूब को टिल्ट करेंगे, ताकि जब ब्रेस्ट स्टैंड पे ब्रेस्ट कंप्रेशन के बीच में ब्रेस्ट आए तो वो भी कौन से एंगल पे आ जाए, 45 डिग्री एंगल पे आ जाए। वी शुड अप द ब्रेस्ट स्टैंड सो द अपर बॉर्डर ऑफ द ब्रेस्ट स्टैंड विल बी इन कॉन्टैक्ट विद द एक्जिला ऑफ द पेशेंट। दैट मीन्स हमें अब क्या करना है, ब्रेस्ट स्टैंड को अप करना है। ठीक है, अब क्यों करेंगे, ताकि ब्रेस्ट स्टैंड का जो अपर बॉर्डर है, ऊपर का जो पोर्शन है जहाँ पे ब्रेस्ट रखा जाएगा, वो आपका एक्जिला के कांटेक्ट में आ जाए। मैंने आपको बताया है कि रेडिएशन कहाँ से कहाँ जाएगी, मीडियल से लेटरल। तो दैट मीन्स कि ब्रेस्ट स्टैंड कौन सी साइड में होगा, लेटरल साइड में, और ट्यूब कौन सी साइड में होगी, दैट मीन्स कंप्रेशन कौन सी साइड में होगा, मीडियल साइड में। ठीक है, 45 डिग्री के एंगल पे। तो दैट मीन्स कि ब्रेस्ट स्टैंड आपका कहाँ पे टच हो, एक्जिला पे। Tell the patient to abduct her hand and place the axilla of the side of the examination so that axilla is contact with the top of the breast stand। अब पेशेंट को क्या कहना है कि वह अपने हैंड को एबडक्ट करे। एबडक्ट और एडक्शन दो चीज़ें होती हैं। एडक्शन बॉडी के पास लाना और एबडक्ट बॉडी से दूर ले जाना। दैट मीन्स कि पेशेंट अपने हाथ को, हैंड को बॉडी से दूर लेके जाए और एक्जिला को कहाँ पे रखे, ब्रेस्ट स्टैंड पर रखे, ताकि एक्जिला आपकी ब्रेस्ट स्टैंड के टॉप के कांटेक्ट में आ सके। जो ब्रेस्ट स्टैंड का जो टॉप पार्ट है जहाँ पे ब्रेस्ट रखा जाता है उसके कांटेक्ट में एक्जिला आ सके। Now female should put her breast on the breast stand and we should apply breast compression on it। अब हमें क्या करना है कि फीमेल को बोलना है कि वो अपने ब्रेस्ट को अपने हैंड से कहाँ पे रखे, ब्रेस्ट स्टैंड पे रखे, और फिर वहाँ पे जो टेक्नोलॉजिस्ट है वो ब्रेस्ट कंप्रेशन अप्लाई करेगा। तो जैसा कि अगर अपन बात करें ब्रेस्ट कंप्रेशन पैडल का महत्व, इम्पोर्टेंस अपने को यहाँ भी समझ में आ रहा है कि अगर ब्रेस्ट कंप्रेशन पैडल आप यूज़ नहीं करोगे तो आप ब्रेस्ट को 45 डिग्री के एंगल पे ओरिएंट नहीं कर सकते। ऑब्वियस सी बात है, सॉफ्ट टिश्यू है, 45 डिग्री पे अगर आप एंगल पे इसको रोटेट करना चाहते हो, फिक्स करना चाहते हो, तो आपको सपोर्ट चाहिएगी। और यहाँ पे सपोर्ट कौन प्रोवाइड करता है, ब्रेस्ट कंप्रेशन प्रोवाइड करता है। दैट मीन्स सपोर्ट उसको लेटरल करना, ठीक है, यूनिफॉर्म करना, उसकी थिकनेस को कम करना, ये सारा काम कौन कर रहा है, ब्रेस्ट कंप्रेशन पैडल कर रहा है। टेल द पेशेंट टू नॉट मूव टू डिक्रीज मोशन ब्लरिंग। अब पेशेंट को कहना है कि वो मूव ना करे ताकि कोई भी मोशन आर्टिफैक्ट ना हो, इमेज में ब्लरिंग ना आए। अप्रोप्रिएट मार्कर शुड बी प्लेस्ड एट एक्सिलरी साइड। एक्सिलरी साइड के अंदर अपन अप्रोप्रिएट मार्कर लगाएंगे। दैट मीन्स कि लेफ़्ट ब्रेस्ट का एग्जामिनेशन किया जा रहा है या फिर राइट ब्रेस्ट का एग्जामिनेशन किया जा रहा है। एक्सपोजर की अगर बात की जाए तो एक्सपोजर आपका सेम होगा, MES 60 to 70, KVP 30 से 35, ग्रेड यस, कैसेट साइज 8 से 10 इंचेस। आफ्टर द एक्सपोजर ब्रेस्ट कंप्रेशन शुड बी रिलीज्ड। जैसे आप एक्सपोजर कर देते हो ब्रेस्ट कंप्रेशन को रिलीज़ कर दिया जाए। तो ये आपकी है मीडियो लेटरल ओब्लिक व्यू की पोजिशनिंग।
एक बार दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं इसको। मीडियो लेटरल दैट मीन्स कि रेडिएशन बीम जाएगी मीडियल साइड से लेटरल साइड में, और ओब्लिक व्यू की अगर अपन बात करें तो 45 डिग्री के एंगल पे आपका ब्रेस्ट यहाँ पे ओरिएंटेशन में होगा। सबसे पहले एक्सरे ट्यूब को 45 डिग्री एंगल पे रोटेट करनी है। कौन सी साइड में रोटेट करनी है? ऑपोजिट साइड ऑफ द एग्जामिनेशन, दैट मीन्स जिस ब्रेस्ट का आप एग्जामिनेशन कर रहे हो उसके ऑपोजिट साइड में एक्सरे ट्यूब को रोटेट करना है। रोटेट करने के बाद में ब्रेस्ट स्टैंड को अप करना है ताकि ब्रेस्ट स्टैंड एक्जिला के कांटेक्ट में आ सके। अब एक्जिला को ब्रेस्ट स्टैंड के कांटेक्ट में लाने के लिए पेशेंट के हाथ को बॉडी से दूर करेंगे और एक्जिला को ब्रेस्ट के कांटेक्ट में लेके आएंगे। उसके बाद में ब्रेस्ट को ब्रेस्ट स्टैंड पर रखेंगे और कंप्रेशन अप्लाई करेंगे। कंप्रेशन अप्लाई करने के बाद में अप्रोप्रिएट मार्कर लगाएंगे और मार्कर लगाने के बाद में एक्सपोजर करेंगे। एक्सपोजर करने के बाद में ब्रेस्ट कंप्रेशन को रिलीज़ कर देंगे। अब जैसा कि आप डायग्राम के थ्रू ब्रेस्ट की एमएलओ की पोजीशनिंग यहाँ पे देख सकते हो कि किस तरीके से एक्सरे ट्यूब को रोटेट किया गया है और हम ब्रेस्ट को यहाँ पे 45 डिग्री के एंगल पे रोटेट कर रहे हैं, ओरिएंट कर रहे हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ह्यूमन बॉडी को अपन 45 डिग्री के एंगल पे रोटेट नहीं कर सकते, इस वजह से हमें यहाँ पे एक्सरे ट्यूब को रोटेट करना होता है। तो हम यहाँ पे एक्सरे ट्यूब को रोटेट करते हैं 45 डिग्री के एंगल पे। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हो कि आपका जो ब्रेस्ट स्टैंड है वो एक्जिला के कॉन्टैक्ट में है, अपर बॉर्डर, दैट मीन्स एक्जिला ब्रेस्ट स्टैंड के ऊपर ही रखी हुई है। उसके बाद में ब्रेस्ट को ब्रेस्ट स्टैंड पे रख के कंप्रेशन पैडल से ब्रेस्ट कंप्रेशन यहाँ पे अप्लाई किया गया है और उसके बाद में एक्सपोजर किया गया है। जैसे कि यहाँ पे भी आप देख सकते हो CR एंड कैसेट एंगल 45 डिग्री। ये कंप्यूटर या फिर कंप्यूटराइज्ड मेमोग्राफी की बात हो रही है। कंप्यूटराइज्ड मेमोग्राफी में हम CR कैसेट काम में लेंगे, अदरवाइज़ जो अपनी कन्वेंशनल मेमोग्राफी होती है इसके अंदर कैसेट और एक्सरे फिल्म काम में ली जाती है। टॉप ऑफ कैसेट एट एक्जिला, टॉप ऑफ कैसेट किस पे? आपका एक्जिला पे है। कंप्रेशन अप्लाई करते हैं, ठीक है। निप्पल इन प्रोफाइल एंड मार्कर एट एक्जिला, एक्सल पे मार्कर लगाया जाता है। तो ये तो बात हुई आपकी दोनों व्यू की, MLO की और CC की। अगर इसके अलावा अपन दूसरे व्यूइंग कंडीशन की बात करें तो अपना एक था LM व्यू और एक था ML, मीडियो लेटरल और लेटरल मीडियल, जिसमें क्या होगा ओब्लिक व्यू अपन ने वहाँ पे लिखा नहीं है और वहाँ पे तो आपका कौन सा होगा, वो मीडियल साइड से लेटरल साइड में जा रहा है और लेटरल से मीडियल में, दैट मीन्स 90 डिग्री के एंगल पे होगा। सेम पोजीशनिंग होगी, सेम प्रिपरेशन होगा और सेम प्रोसीजर होगा, बस यहाँ पे आप एक्सरे ट्यूब को 90 डिग्री के एंगल पे रोटेट करोगे। मीडियो लेटरल में आपकी एक्सरे बीम जाएगी मीडियल साइड से लेटरल साइड में और लेटरल मीडिया के अंदर लेटरल साइड से मीडियल साइड में। अब अपन बात करते हैं डिजिटल मेमोग्राफी की। डिजिटल मेमोग्राफी जिस तरीके से अपनी एक्सरे जो रेडियोग्राफी होती है उसमें पहले आपके पास आती थी कन्वेंशनल रेडियोग्राफी, फिर आई थी डिजिटल मेमोग्राफी। डिजिटल में भी दो थी, एक CR और एक DR, ठीक है। मोस्टली अभी CR DR ही काम में ली जाती है। तो जो कन्वेंशनल था उसमें अपन ने क्या काम लिया, एक्सरे कैसेट काम में ली और फिल्म काम में ली, दैट मीन्स स्क्रीन और फिल्म। CR के अंदर इमेजिंग प्लेट होती है PSP की बनी हुई, फोटो स्टिमुलेटेड फॉस्फर की बनी हुई। उसमें अपन CR दैट मीन्स कैसेट के अंदर इमेज लेते हैं, उसको रीड कराते हैं, देन हम वहाँ पे इमेजिंग करते हैं। और DR के अंदर डायरेक्ट डिटेक्टर लगे होते हैं, तो जैसे वहाँ पे आप एक्सपोजर करते हो डायरेक्ट आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे इमेज आ जाती है। तो इसी तरीके से सेम कंडीशन अगर अपन मेमोग्राफी में लेके आते हैं तो ये जो अभी तक अपन ने डिस्कस किया था वो आपकी थी कन्वेंशनल मेमोग्राफी। अब अपन बात करेंगे डिजिटल मेमोग्राफी। डिजिटल मेमोग्राफी में चेंज क्या होगा, केवल इक्विपमेंट्स का चेंज होगा, पोजिशनिंग प्रोसीजर सेम रहेगा, केवल इक्विपमेंट्स का चेंज होगा। क्या होता है डिजिटल मेमोग्राफी, रेदर देन यूजिंग द स्क्रीन फिल्म सिस्टम डिजिटल डिटेक्टर्स और कंप्यूटराइज्ड रेडियोग्राफिक कैसेट्स आर बीइंग यूज्ड। दैट मीन्स कि यहाँ पे अपन स्क्रीन फिल्म सिस्टम यूज़ नहीं करेंगे। क्या सिस्टम यूज़ करेंगे, या तो डिजिटल डिटेक्टर्स होंगे आपके पास में या फिर कंप्यूटराइज्ड रेडियोग्राफिक कैसेट होंगी, विच कैन प्रोवाइड अ बेटर कॉन्ट्रास्ट विद हाई रेजोल्यूशन
उसमें क्या होगा, आपको अच्छा कॉन्ट्रास्ट मिलेगा, अच्छा रेजोल्यूशन मिलेगा, ठीक है। दैट मीन्स इमेज क्वालिटी आपको अच्छी मिलेगी। इन डिजिटल मेमोग्राफी मेमोग्राम कैन बी अचीव डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। दैट मीन्स कि डिजिटल मेमोग्राफी में दो प्रकार की रेडियोग्राफी होती है, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट, जैसा कि अपनी डिजिटल रेडियोग्राफी में भी होती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अंतर क्या है दोनों में? कन्वेंशनल में आपने काम में लिया एक्सरे फिल्म, कैसेट और इंटेंसिफाइंग स्क्रीन। डिजिटल के अंदर दो चीज़ें होंगी। पहली, जब आप काम में लेते हो इमेजिंग प्लेट, दैट मीन्स फोटो स्टिमुलेटेड फॉस्फर। फोटो स्टिमुलेटेड फॉस्फर जब आप काम में लेते हो तो उसमें क्या होता है कि पहले इमेज ली जाती है किस पे, इमेजिंग प्लेट पे, फिर इमेजिंग प्लेट से रीड की जाती है। इमेज को रीड करने के बाद में वो आपके पास कंप्यूटर स्क्रीन पे आती है और आप उसका प्रिंट आउट देते हो। तो ये तो हुई आपकी इनडायरेक्ट मेमोग्राफी, ठीक है। और अगर अपन बात करें डायरेक्ट मेमोग्राफी, तो डायरेक्ट मेमोग्राफी में क्या होगा, डिटेक्टर्स लगे होंगे जिस तरीके से आपके सीटी स्कैन में लगे होते हैं। दैट मीन्स वहाँ पे डायरेक्ट एक्सपोजर लगने के बाद में आपको अलग से रीडर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डायरेक्ट आपकी जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, कंप्यूटर है, वो उसको रीड कर लेता है और आपके पास आपकी इमेज डायरेक्ट कंप्यूटर स्क्रीन पे होगी। तो वो कौन सी मेमोग्राफी होगी? डायरेक्ट मेमोग्राफी। इन कंप्यूटराइज्ड डिजिटल मेमोग्राफी इमेज इज कैप्चर्ड इनडायरेक्टली बाय द CR कैसेट कंटेनिंग इमेजिंग प्लेट विच देन रीड बाय द रीडर। दैट मीन्स कि इनडायरेक्ट में क्या होगा, CR कैसेट के थ्रू अपन इमेज को कलेक्ट करेंगे, फिर उसको रीड कराएंगे, तब जाके आपके पास इमेज आपको स्क्रीन पे, दैट मीन्स कंप्यूटर स्क्रीन पे मिलेगी और उसको फिर अपन प्रिंट आउट देंगे। बट डायरेक्ट मेमोग्राफी में क्या होगा, एंड इन डायरेक्ट मेमोग्राफी देयर आर डिटेक्टर्स विद सेंटिलेशन क्रिस्टल एलिमेंट विच एक्सपोजेज एंड रीड द इमेज बाय इट्स ओवन। दैट मीन्स कि डायरेक्ट मेमोग्राफी के अंदर डिजिटल डिटेक्टर्स लगे होंगे जैसे कि सिंटिलेशन, ठीक है। सिंटिलेशन डिटेक्टर्स के बारे में मैंने आपको बता रखा है, पढ़ा रखा है, कौन कौन से डिटेक्टर्स होते हैं, सॉलिड स्टेट डिटेक्टर, सिंटिलेशन डिटेक्टर, आयोनाइजेशन डिटेक्टर, ये सब। दैट मीन्स यहाँ पे सिंटिलेशन डिटेक्टर्स लगे होते हैं और वो डायरेक्ट फिर इमेज को कंप्यूटर स्क्रीन पे भेज देते हैं या फिर कंप्यूटर स्क्रीन पे आपकी इमेज आ जाती है। तो ये प्रोसेस आपकी कहलाती है डायरेक्ट मेमोग्राफी। तो इसी के साथ में अपना यहाँ पे मेमोग्राफी का जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। दैट मीन्स रिसेंट और स्पेशल दोनों सब्जेक्ट का जो मेमोग्राफी का टॉपिक है वो अपना यहाँ पे कंप्लीट होता है। साथ में अगर अपन बात करें तो फर्स्ट ईयर में भी अपना मेमोग्राफी है, तो फर्स्ट ईयर का भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच।